कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। एमसीयू और कंट्रोवर्सीज का रिश्ता लास्ट 3-4 सालों में ऐसा हो गया है जैसे ये दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। और इन कंट्रोवर्सीज के आग में घी डालने का काम एक नई कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन ने किया है जो हमें पहली बार कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिलने वाली है। अब आज के समय पे इन कंट्रोवर्सीज का आग इतना ज्यादा भड़का हुआ है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग इस मूवी को ही बॉयकॉट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर तुमने मेरा ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखा है तो तुम्हें पता होगा कि मैं किस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर तुमने नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार। कितने प्यार से कितनी मेहनत से बनाया मैंने, जाके देखो। खैर मजाक से हटके, मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है रुतबात सिराफ और उसका सुपर हीरो नेम साबरा। तो बेसिकली कॉमिक्स में ये मैडम एक इजरायली सुपर हीरो है एंड नॉट ओनली दैट, ये दीदी मोसाड जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके लिए भी काम करती है। तो अगर तुम हमारे असली दुनिया के जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो तुम्हें सिर्फ इस एक चीज से ही समझ आ गया होगा कि इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों है इस कैरेक्टर को लेके। लेकिन ये कंट्रोवर्सीज अभी से शुरू नहीं हुई, इनकी शुरुआत ऑलमोस्ट 40 साल पहले इनक्रेडिबल हल्क इशू 256 से ही हो गई थी, जिसमें साबरा को एज अ फुल फ्लेज्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था। खैर इस इशू की कहानी काफी लंबी है तो मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली ब्रूस या हल्क अनजाने में यूएस मिलिट्री से भागते हुए एक कार्गो शिप पे चढ़ जाता है और अंदर ही सो जाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वो शिप इजराइल जा रहा है। और अगली बार जब वो अपनी आंखें खोलता है वो खुद को इजराइल के तेल अवीव में पाता है और वहाँ ब्रूस एक छोटे बच्चे को एक बुरे सिचुएशन से निकालता है, जहाँ बाद में उसे पता चलता है कि उसका नाम शहाद है और वो पैलेस्टीन से है। अब शहाद काफी एक अच्छा बच्चा होता है और मोस्ट प्रोबेबली एक ऑर्फन होने की वजह से वो पॉकेट मार का काम करके अपना गुजारा करता है। अब ब्रूस ने क्योंकि शहाद की जान बचाई थी तो उसका थैंक यू कहने के लिए शहाद ब्रूस को ट्रीट देने का इंसिस्ट करता है, जिसको ब्रूस एक काफी इनोसेंट रिक्वेस्ट समझ के मना नहीं करता। पर शहाद जैसे ही ब्रूस के लिए कुछ खरीदने एक होटल के अंदर जाता है वो होटल ब्लास्ट हो जाता है और थोड़ी ही देर में कुछ टेररिस्ट उस होटल के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। ब्रूस को शहाद की लाश उस होटल के मलबे में दिखती है और वो गुस्से में हल्क बन जाता है और उन सभी टेररिस्ट को वहीं पे एकदम ही बुरी तरीके से कूट देता है। लेकिन तभी धमाके की आवाज सुन के वहाँ साबरा आ पहुंचती है और उसे लगता है कि हल्क उन टेररिस्ट के साथ काम कर रहा है और ये सोच के वो हल्क पर हमला करने लगती है। पर हल्क उसे एक झापड़ मार के शहाद की बॉडी लेके जॉर्डन के पास एक रेगिस्तान में चला आ जाता है। उसका पीछा करते हुए साबरा भी वहाँ पहुंचती है और हल्क के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं कि उसने उस बच्चे को मारा है। पर हल्क ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर इस बार वो लड़ने की जगह रोते हुए उससे कहता है एंड आई कोट, बॉय डाइड बिकॉज बॉयज पीपल एंड योर्स बोथ वांट टू ओन लैंड, बॉय डाइड बिकॉज यू वुडंट शेयर, बॉय डाइड बिकॉज टू ओल्ड बुक्स से योर पीपल एंड हिज पीपल मस्ट फाइट एंड किल फॉर लैंड। और ये कह के हल्क वहां से चला जाता है। पर ये चीज साबरा को बहुत बुरी तरह हिट करता है और उसे रियलाइज होता है कि आखिरकार ये मरा हुआ पैलेस्टीनियन बच्चा भी आखिरकार है तो एक इंसान ही। अब ये तो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताया, लेकिन अगर तुम ये इशू खुद पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि साबरा को पहले शहाद के डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो बस एक प्रिज्यूम टेररिस्ट जो वो हल्क को मान रही थी उसका पीछा कर रही थी। पर जब हल्क ने उसे इंसान की जान की वैल्यू के बारे में स्पीच दिया तब उसे ये बात हिट हुआ कि आखिरकार वो लोग भी तो इंसान ही हैं। पर हल्क का दिया गया ये ज्ञान उसके ज्यादा काम नहीं आता, क्योंकि कॉमिक्स में आगे जब भी वो अपीयर होती तभी वो बहुत स्टीरियोटिपिकल अरेबिक विलेन से ही लड़ती, जिसने उसकी रेपुटेशन मिडिल ईस्ट के अरेबियन कंट्रीज में और भी ज्यादा खराब कर दी। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया था कि साबरा ये जो नाम है इसके बहुत सारे मतलब है और उनमें से एक है नेटिव बॉर्न इजरायली पर्सन। अब यह वर्ड किसी फ्रूट से लिया गया था जो इजरायली एरियाज में मिलने वाले कैक्टस में उगता है, जिसका बेसिकली मतलब है बाहर से सख्त अंदर से नरम। अब ये तो सुनने में काफी अनप्रॉब्लमेटिक और सिंपल लग रहा है ना? नहीं। अब शायद मार्वल के तब के राइटर्स को ये बात पता नहीं था कि लेबनान के बेरूत रीजन में साबरा नाम का एक टाउन भी है और एक बहुत ही बुरे कोइंसिडेंस के चलते 1982 में, मतलब साबरा के कॉमिक्स में फुल अपीयरेंस के 1 साल बाद, साबरा नाम के इस टाउन में एक मैसेकर हुआ जिसे आगे जाके साबरा शटीला मैसेकर का नाम दिया गया। अब इससे क्या हुआ, ये जो नाम है साबरा ये और भी ज्यादा डार्क बन गया और लिटरली एक जेनोसाइड के साथ कनेक्ट करा जाने लगा। ओ भाई बहुत डार्क हो गया यार। तो चलो चीज़ों को थोड़ा ठंडा करने के लिए 13 साल आगे बढ़ते हैं 1995 में, जब शीरा हास पैदा हुई, वही एक्ट्रेस जो अभी करेंटली एमसीयू में साबरा को प्ले कर रही है। तो शीरा हास के पैदा होने के 2 साल बाद ही उन्हें किडनी कैंसर हो गया, जो कि 3 साल के ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी तरह से रिकवर कर गई। और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, पर वीडियो में बने रहो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट मैंने क्यों कहा। तो आगे बढ़ते हैं 2010 में, जब उनके प्रोफेशनल एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई और 10 सालों के अंदर 2020 तक वो ऑलरेडी सिनेमा की दुनिया में तबाही मचा रही थी, जहां 2020 में ही उन्हें नेटफ्लिक्स की एक मिनी सीरीज अनऑर्थोडॉक्स के लिए 72nd प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन अ लिमिटेड सीरीज के लिए भी नॉमिनेट करा गया। और इसी के 2 साल बाद D23 एक्सपो में कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जब अनाउंसमेंट हुआ, वहाँ शीरा हास को साबरा के रूप में कास्ट करने का डिसीजन भी लोगों के सामने लाया गया। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद जो बम फटा
भाई साहब, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग तो पूरे ही इस न्यूज़ से पगला चुके थे और ओवरऑल नॉर्मल मूवी वॉचर्स भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्रिटिकल होना शुरू हो गए कि इजरायली सुपर हीरो को दिखाया ही क्यों जा रहा है। और इसके भी ऊपर से शायद मार्वल वालों की किस्मत ही खराब है, पर जिस दिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अनाउंसमेंट हुआ वो तारीख था आई थिंक 9 या फिर 10 सितंबर 2022 और ये डेट बस एक हफ्ता दूर था साबरा शटीला मैसेकर के 40th एनिवर्सरी से, जो कि हुआ था 15 to 16 सितंबर 1982 को। और इससे क्या हुआ, जो कॉमिक रीडर्स नहीं थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि इतने बुरे मैसेकर के नाम पे एक कैरेक्टर का नाम रख के और उसी कैरेक्टर को उसी मैसेकर के 40th एनिवर्सरी से एक हफ्ता पहले अनाउंस करके मार्वल वाले एक पर्टिकुलर देश की साइड ले रहे हैं और दूसरे देश का मजाक बना रहे हैं। तो अब तुम्हारा एक सवाल हो सकता है कि इतनी कंट्रोवर्सीज के चलते इस कैरेक्टर को मूवी से क्यों नहीं निकाला गया। तो उसका आंसर काफी सिंपल है कि जैसे आज के टाइम पे 2024 में मिडिल ईस्ट के इन दो देशों के बीच जो वार चल रहा है वो 2022 में इतना मेजर नहीं था कि एक कैरेक्टर को ही पूरा मूवी से काट दिया जाए, क्योंकि क्रिटिसिज्म्स तो आते ही रहेंगे और लास्ट 3-4 सालों से उन्हें मिल ही रहा है, तो उन्हें ऑलरेडी आदत हो चुकी है इस बात की। पर मार्वल स्टूडियोज को शायद तभी इस बात की भनक थी कि आगे जाके चीजें बिगड़ सकती है और इसीलिए D23 एक्सपो के एक हफ्ते के अंदर अंदर दुनिया भर के क्रिटिसिज्म्स के चलते मार्वल के एक स्पोक्स पर्सन ने CNN को ये कहा कि वो लोग साबरा के कैरेक्टर को लेके एक पूरे ही नए डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक पूरा नया अप्रोच ले रहे हैं आज के टाइम के मॉडर्न ऑडियंस के लिए। साबरा का कैरेक्टर ऑलमोस्ट 40 साल पहले लाया गया था और तब कॉमिक्स में जो चीज काम करती थी शायद आज के टाइम पे ना करे, और इसीलिए वो लोग साबरा का बैकग्राउंड और ओरिजिन चेंज करने वाले हैं। अब इससे चीजें थोड़ी ठंडी हुई, और मेरा मतलब है थोड़ी ही ठंडी हुई, ये कह लो कि 100 में से 10%। लेकिन अब क्या हुआ, मार्वल फिर से एक पूरी ही दूसरी कंट्रोवर्सी में घुस गया जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। लेकिन इस पॉइंट तक भी सब कुछ ठीक था, पर बात तब सबसे ज्यादा बिगड़ी जब कुछ गधे के बच्चों ने शीरा हास के पर्सनल लाइफ और उसके बैकग्राउंड को खुदेड़ना शुरू किया, इस उम्मीद में कि उन्हें एक छोटा से छोटा रीजन मिल जाए इस मूवी को बॉयकॉट करने के लिए, और उन्हें मिला। तो बात ये थी कि अगर तुम्हें ना पता हो तो इजराइल में हर एक पर्सन को मिनिमम 2 साल मिलिट्री सर्विस करनी ही होती है, ये मैंडेटरी है। पर शीरा हास के केस में क्या हुआ कि क्योंकि उसे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन था उसके बचपन के किडनी कैंसर के चलते, तो उसे इस सर्विस वाले चोचले से रिलीफ मिल गया था। पर उन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि अपने देश के लिए सर्विस करना उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने वॉलंटरीली एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर लिया। एटलीस्ट इन गधे के बच्चों ने यही बात फैलाई थी। पर अब यहाँ कैच ये आता है कि इन गधों ने जानबूझ के एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इग्नोर कर दी थी कि वो असल में IDF में थी तो सही, बट उसके परफॉर्मेंस थिएटर यूनिट में, जहाँ वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए गई थी क्योंकि वो थिएटर्स में तब मेजर कर रही थी। लेकिन इंटरनेट जैसी जगह पे सही इन्फॉर्मेशन कैसे ही फैलेगी। तो आज 2024 तक भी काफी सारे लोगों को यही पता है कि वो IDF में थी, लेकिन वो क्यों, कब और किस वजह से थी वो किसी को नहीं पता, और इसीलिए आज तक शीरा हास को साबर प्ले करने के लिए बातें सुननी पड़ती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जहाँ मार्वल स्टूडियोज को एक तरफ से तो हल्का ठंडक मिलना शुरू हो गया था, पर अब उनको एक दूसरी तरफ से गालियां खाने को मिल रही थी, क्योंकि अब एक दूसरे सेक्शन ऑफ लोगों को गुस्सा आ गया था कि उनके देश के इकलौते सुपर हीरो का ओरिजिन और बैकग्राउंड क्यों चेंज किया जा रहा है। अब इसके बाद एक और सेक्शन ऑफ लोग इस बात को लेकर गुस्सा हो गए कि जहां कॉमिक्स में साबरा इजरायली इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही थी, वहां मूवी में साबरा क्यों US गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। जो कि पहले वाला रीजंस तो फिर भी समझ आते हैं, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल है। लेकिन इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के चलते मार्वल स्टूडियोज ने एक काफी स्मार्ट डिसीजन लिया कि उन्होंने और कोई भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया, जिससे इन लास्ट 2 सालों में ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके कम होती चली गई। खैर, अब इस साल जब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर ड्रॉप हुआ और साबरा को टीजर में 2 बार फीचर किया गया, ये बात किसी तरह अमेरिकन जीविश कमेटी तक पहुंची कि साबरा की आइडेंटिटी, उसका ओरिजिन और बैकग्राउंड चेंज किया जा रहा है, तो उनको इस बात की मिर्ची लग गई और उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि साबरा का इजरायली बैकग्राउंड उसके कैरेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे हटा देना ऐसा होगा जैसे कैप्टन अमेरिका को कैनेडियन बना देना। लेकिन इसके ही 2 दिन बाद एक बहुत ही अच्छे कोइंसिडेंस के चलते 2 इनसाइडर्स ने द रैप को मूवी में साबरा के बारे में कुछ चीजें बताई। जैसे मूवी में साबरा का सिर्फ असली नाम यूज होने वाला है रुथ बाथ सेराफ, फिर मूवी में कॉमिक्स वाले ओरिजिन और बैकग्राउंड को तो हटा दिया गया है, लेकिन रुथ का जो कैरेक्टर है वो अब भी एक इजरायली कैरेक्टर ही है और इजरायली एक्सेंट में ही बात करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो मूवी में कॉमिक्स जैसे मोसाड एजेंट नहीं है, बल्कि एक एक्स ब्लैक विडो है जो भी काफी हाई रैंकिंग US गवर्नमेंट ऑफिशियल बन चुकी है। अब वीडियो को खत्म करने से पहले मुझे बस इतना ही कहना है कि मार्वल स्टूडियोज एट दिस पॉइंट कुछ भी कर ले, उनको गालियां खाने को मिलेंगी ही। तो ऐसे सिचुएशन में उनको बस अपने विजन को लेकर डटे रहना चाहिए। अगर इस कैरेक्टर और मूवी को सही में अच्छी तरह से लिखा गया है तो मूवी अपने आप ही चल जाएगी और ये सारी कंट्रोवर्सीज अपने आग में जल के ही खत्म हो जाएंगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और मेरी इस वीडियो में बोली गई हर एक बात एकदम थॉरोली और 100% फैक्ट चेक्ड है। अगर प्रूफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम्हें।
बाप रे बाप, मैं इस वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा डीप में चला गया यार। खैर, मुझे डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस बनाने का उतना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले मैंने बस ऐसी ही एक ही वीडियो बनाई है विनम के ओरिजिन को लेके। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।